हाँ जी बच्चों, आज एक न्यू हेडिंग डालें। लिखो जी, एक्सपेंस टू बी डेबिटेड, एक्सपेंस टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाँ जी, तो कैलकुलेट करेंगे हम एक्सपेंस टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आपको पता है जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंस होते हैं एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट हो जाते हैं जाके। अब उसका अमाउंट आपको एक कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो लाओ जी, पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर जब नोट करने के लिए बोलो फिर नोट कर लेना। सिंपल सी इक्वेशंस है, सिर्फ कुछ टर्म समझनी है। तो बच्चों, आप जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं उसमें आप जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो डेबिट साइड में लिख देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर टू एक्सपेंसेस। तो आपको पता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है एक्रूअल बेसिस पे बनता है, और एक्रूअल कंसेप्ट कहता है कि जिस पीरियड के लिए आप बना रहे हैं, डेट मीन्स करंट ईयर, उस पीरियड का पूरा एक्सपेंस, पूरा अमाउंट ऑफ एक्सपेंस आपने लेना है, वेदर इट इज पेड और नॉट। अगर पेड है तो भी और नॉट पेड है तो भी इसी साल से रिलेटेड जो भी अमाउंट होगा वो आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करना है एक्रूअल बेसिस पे, ठीक है। तो बच्चों, आप करते थे जो भी एक्सपेंस होता था ना उसमें कुछ एडजस्टमेंट करते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते टाइम। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं। जैसे आप लिखते थे कोई भी एक्सपेंस है अंदर लिख दिया, फिर उससे रिलेटेड आप ढूंढते थे एडजस्टमेंट। तो मान लो आउटस्टैंडिंग दे रखी है तो आप आउटस्टैंडिंग वगैरह प्लस कर देते थे, और यहाँ प्रीपेड गिवन है तो आप प्रीपेड को माइनस कर देते थे। ऐसा ही होता था। और ये एडजस्टमेंट करने के बाद जो भी नेट अमाउंट आता है वो आप बाहर वाले आउटर कॉलम में लिख देते हैं जी, 51,000। तो आज हम कैलकुलेट करेंगे ये अमाउंट कैसे निकालना है। आपको ये अमाउंट बोला जा रहा है कैलकुलेट करने के लिए कि अमाउंट टू बी डेबिटेड टू, ये डेबिट साइड में लिखा है ना, तो ये डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो आपको ये अमाउंट बोला जाएगा कि निकालो। यानी कि आपने इसमें क्या करना है, कुछ एडजस्टमेंट्स होंगी तो वो प्लस माइनस करके कर देनी है। सर ये तो बहुत सिंपल है, आउटस्टैंडिंग को प्लस करना है और प्रीपेड माइनस करना है, और ये हमें याद भी है। अच्छा ठीक है बच्चों। तो एक सेकंड। हाँ जी बच्चों, तो एनपीओ में क्या करना है, एनपीओ में भी यही आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड की कुछ एडजस्टमेंट्स करनी है, मगर थोड़ा सा उसकी लैंग्वेज और टर्म्स हमें समझनी है। तो आजो भैया, एक्सपेंसेस टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो ये मैं आपको छोटा सा ना एक फॉर्मेट बनवा देता हूँ। हालांकि करना प्लस माइनस ही है, और एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे तो वो तो फिर प्लस माइनस से ही काम चल जाएगा। तो अभी फिलहाल एक समझने के लिए टेबल टाइप कुछ बना लेते हैं। लॉजिक। तो बच्चों सबसे पहले चाहिए मुझे बेस। बेस क्या होगा? बेस होता है, बेस होता है एक्सपेंस का जितना अमाउंट आपने पे किया है, ठीक है। तो उसमें आ जाएगा सबसे पहले
अमाउंट पेड फॉर एक्सपेंस, एक्सपेंस बच्चों कोई भी हो सकता है, लाइक सैलरीज, रेंट, ठीक है। तो कोई भी एक्सपेंस आपका बात करेगा, तो अमाउंट ऑफ एक्सपेंस जो पेमेंट की है, पेमेंट इन ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग करंट ईयर, कि इस साल के अंदर अंदर जो टोटल पेमेंट हुई है, वो सबसे पहले तो बेस ले लेना, ठीक है जी। अब इसके अंदर हम कुछ एडजस्टमेंट करते जाएंगे। तो पहली एडजस्टमेंट में लिख रहा हूँ, एड एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर। तो बच्चों यहाँ पे ईयर्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की फिगर चाहिए होती है, ठीक है जी। तो आओ पहले समझते हैं ये एट द एंड ऑफ करंट ईयर आउटस्टैंडिंग क्या है, ठीक है। तो इसके लिए आओ थोड़ा सा वर्किंग में लेके जाता हूँ आपको। तो बच्चों ये मान लेता हूँ मेरा एक करंट ईयर है, ये मेरा एक पूरा साल है करंट ईयर, ठीक है। और एक है मेरा प्रीवियस ईयर, जो इससे प्रीसीडिंग ईयर होगा, पिछला साल होगा, बेस ईयर। और एक होगा फिर नेक्स्ट ईयर। तो आपको इस तरीके से पहले अपने ईयर जो है क्लैरिफाई कर लेने हैं। अब करंट ईयर की जो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, मान लो आपको गिवन है हमारा करंट ईयर 2022 एंड 23, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर कौन सा होगा, प्रीवियस ईयर हो जाएगा 2021 एंड 22। इतना क्लियर पहले। अब नेक्स्ट बता दो जल्दी से। सर नेक्स्ट हो जाएगा 2003 एंड 23 एंड 24, ठीक है। चलो, तो अब बच्चों हमने लिखा है आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, मगर इसमें ईयर थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि नेक्स्ट पॉइंट जो है वो इजिली समझ आ जाए। तो बच्चों सिर्फ करंट ईयर पे फोकस करेंगे। तो करंट ईयर में मान लो अप्रैल, मई, जून, जुलाई ऐसे करके जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने जनवरी तक की सैलरी, जनवरी तक की सैलरी पे कर दी है, पेमेंट। तो मान लेते हैं कि 5,000 पे सैलरी पर मंथ के हिसाब से जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पे कर रही है। और 10 मंथ्स की सैलरी अप टू जैन, 10 मंथ्स की वो पे कर चुकी है। इसका मतलब टोटल पेमेंट कितनी हुई होगी, टोटल पेमेंट 50,000, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नीचे बना देता हूँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जिसमें आप लिखेंगे टू सैलरीज 50,000, अंदर लिख देंगे। और इसमें जनवरी तक की सैलरी पेड है, 2 मंथ्स की सैलरी, फेब एंड मार्च, फेब एंड मार्च की सैलरी जो है वो अनपेड है, वो अभी पे नहीं की, नॉट पेड। तो नॉट पेड है तो बताओ पहले जल्दी से अमाउंट कितना। तो सर 10,000 की सैलरी जो है नॉट पेड है, ये तो बहुत सिंपल है। तो मैं अमाउंट लिख देता हूँ 10,000। ये कौन सी डेट की आउटस्टैंडिंग है, तो बच्चों ये आउटस्टैंडिंग है जो पूरा साल खत्म हो गया है और वहां तक हमने इसको पे नहीं किया। तो इसको बोला जाएगा कि आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2023। पहले इतना क्लियर, ठीक है। ये जो 10,000 की सैलरी आउटस्टैंडिंग है, ये करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग है और एट द एंड ऑफ करंट ईयर है, यानी इस साल के कुछ पैसे बचे हुए हैं एक्सपेंस के, वो पे करने हैं। तो इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोलेंगे हम आउटस्टैंडिंग एट
एंड ऑफ करंट ईयर। क्लियर? तो इसको बोला जाएगा आउटस्टैंडिंग एट एंड ऑफ करंट ईयर। क्लोजिंग डेट पे, करंट ईयर की क्लोजिंग डेट पे आउटस्टैंडिंग है, तो इसको मैं क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग भी बोल सकता हूँ, या आपको लिखा हो सकता है कि क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, डेट साथ में मेंशन करेंगे। तो आपको करंट ईयर पहले तो देखना है क्या है, और करंट ईयर की क्लोजिंग डेट उसको आइडेंटिफाई करना है। एट द एंड ऑफ करंट ईयर 10,000 आउटस्टैंडिंग है। अब आते हैं अपने एक्रूअल कंसेप्ट पे। अभी हमने समझा था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर आपने एक्रूअल बेसिस पे बनाना है। एक्रूअल बेसिस का मतलब है कि आपको करंट ईयर के, ये पूरा करंट ईयर के एक्सपेंस जितने भी हैं, यानी पूरे साल की सैलरी जो है वो लेनी है, चाहे पेड है चाहे नॉट पेड है, मतलब पेड वाली भी लेनी है और अनपेड भी लेनी है। तो बस सिंपल, पे कितनी है सर? पेड है 50,000, तो वो तो बेस हो जाता है, वो हम लिख चुके हैं। इसमें आप एड आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर कितनी, 10,000। अगर आप ये इसको ऐड कर दें तो आपको पूरे साल की सैलरी मिल जाएगी। ठीक है ना? तो ये अमाउंट इसको प्लस करके, 10,000 को प्लस करके, आउटस्टैंडिंग को प्लस करके आपको मिल जाएगा। ठीक है? तो ये तो हो गया पहला पॉइंट। आ जाओ भाई, तो अपने वर्किंग नोट में चलते हैं। इसमें हमने लिखा है एड आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर, और ये प्लस हो जाएगा। तो इतना क्लियर, ये प्लस हो गया। इसको और समझने के लिए मैं ब्रैकेट में लिख सकता हूँ क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, यानी इस साल खत्म होने पे मेरी इतनी आउटस्टैंडिंग थी, जो करंट ईयर से रिलेटेड होगी, ऑब्वियस है। ठीक है? चलो, इसके बाद लिखें फिर। इसके बाद लिखा जाएगा लेस एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर। आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर। सर ये कौन सी आउटस्टैंडिंग आ गई अब? तो लाओ इसको समझते हैं। तो बच्चों, जैसे हमने 3 साल अभी बना के देखा था, ठीक है जी, वैसे ही एक ग्राफ बना रहे हैं। ये मान लो मेरा करंट ईयर है, 2022 से 23 तक। एक है मेरा प्रीवियस ईयर, 2021 से 22, और एक चलो नेक्स्ट ईयर बन जाएगा। नेक्स्ट ईयर फिलहाल इसमें ज़रूरत है नहीं। लॉजिक नेक्स्ट ईयर। अब अब आते हैं वही करंट ईयर की फिगर पे। मुझे चाहिए करंट ईयर में कितना एक्सपेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट करना है। ठीक है? तो देखो, लास्ट ईयर में जो कहानी हुई है वो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। लास्ट ईयर क्या था, मेरे पास एक एम्प्लॉय है, ठीक है, और उसको मैं मान लो 4,000, पिछले साल उसकी सैलरी 4,000 थी। 4,000 की सैलरी के हिसाब से मैंने उसको अप्रैल मई जून जुलाई ऐसे करके उसको 11 महीने की सैलरी पे कर दी। यानी मैंने उसको फेब तक टोटल पेमेंट कर दी थी पिछले साल, लास्ट ईयर। मगर आखिरी महीने की सैलरी, मार्च की सैलरी उसकी पेंडिंग रह गई। पेंडिंग रह गई जी 4,000 रुपये। तो इसको क्या बोला जाएगा पहले? तो इसको लिखा जाएगा आउटस्टैंडिंग। कौन सी डेट पे? 31 मार्च 2022। पहले इतना क्लियर। 31 मार्च 2022 पे आउटस्टैंडिंग सैलरीज 4,000 रुपये।
ठीक है, ये सैलरी आउटस्टैंडिंग होगी। यानी पिछले साल की कुछ आउटस्टैंडिंग सैलरी 4,000 पे बच रही है, जो पिछले साल पे नहीं की। ठीक है, अब सर हमें तो करंट ईयर की फिगर चाहिए, लास्ट ईयर में क्यों जा रहे हैं? ठीक है बच्चों, आज करंट ईयर में आओ। तो बच्चों पिछले साल जो आउटस्टैंडिंग क्लोथिंग बैलेंस था, पिछले साल की क्लोथिंग आउटस्टैंडिंग 31 मार्च को, तो पहले तो ये बताओ कि पिछले साल का जो 31 मार्च का बैलेंस है वो करंट ईयर में 1 अप्रैल को वो बैलेंस ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा या नहीं? इस साल का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा या नहीं? हाँ जी सर, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बोला जाएगा आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर, बिगिन ऑफ करंट ईयर। पहले ये ठीक है, 4,000 रुपये, यानी जो साल मेरा शुरू हुआ उस साल के शुरू होते ही कुछ आउटस्टैंडिंग नजर आ रही है, ओपनिंग ऑफ करंट ईयर। क्यों आ रही है? क्योंकि पिछले साल आउटस्टैंडिंग बैलेंस था, तो पिछले साल मैंने उसको लाइबिलिटी में लिखा होगा, और वो मेरी करंट ईयर की ओपनिंग लाइबिलिटी, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बन जाएगी। पहले इतना क्लियर हो गया? हाँ जी सर, हो गया। तो ये तो सिंपल है, पिछले साल का कैरी डाउन इस साल का ब्रॉट डाउन, पिछले साल की क्लोजिंग फिगर इस साल की ओपनिंग फिगर, इसमें क्या समझना है? समझना ये है कि पिछले साल की जो आउटस्टैंडिंग है उसको पेमेंट कब की होगी, ये बताओ। ये जो मेरा एम्प्लॉय है इसको मैंने सैलरी सिर्फ फेब तक दी थी, मार्च की सैलरी इसको पिछले साल तो नहीं दी, मगर क्या नहीं देनी? ये मांगेगा नहीं? बिल्कुल मांगेगा सर। तो ये जब मांगेगा तो कब मैं पे करूंगा? मार्च में तो मैंने दी नहीं, पिछला साल तो हो गया क्लोज, और ये नया साल स्टार्ट हो गया। अब ये आ गया मेरे पास अप्रैल में कि सर वो सैलरी दे दो, मेरी पिछले महीने की सैलरी। ठीक है, तो ये आ गया और मैंने इसको फिर बोला कि आप ऐसे करो कि मंडे को आपको सैलरी दे दूंगा। मंडे मान लो 6 या 7 तारीख, तो 6-7 तारीख को मैंने इसको सैलरी दे दी। कौन से ईयर में दिया है? तो करंट ईयर में दिया है ना। फिर मैंने पे कब किया है? पेमेंट हुई है इसकी, पेमेंट पेड इन करंट ईयर। ठीक है ना। तो पिछले साल की सैलरी अगर आउटस्टैंडिंग है तो ऑब्वियस है उसकी पेमेंट कब हुई होगी? इस साल उसकी पेमेंट होगी होगी इस साल उसको अप्रैल में दे दी, या मान लो लेट भी दिया है तो मई तक तो दे दी होगी ना, 1-2 महीने, इससे ज्यादा क्या पेंडिंग उसकी सैलरी रहेगी। तो पिछले साल का जो खर्चा आउटस्टैंडिंग था मैंने करंट ईयर में पेमेंट कर दी। अब इसको करें ठीक। अब मैं जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नीचे बनाता हूँ उसमें मुझे ना तो पिछले साल की फिगर चाहिए और ना कोई नेक्स्ट ईयर की फिगर चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर के लिए अकाउंट में फिगर चाहिए होती है, क्योंकि एक्रूअल बेस तो यही कहता है कि करंट ईयर की फिगर आपने लेनी है। तो यहाँ मान लो मैं लिखूंगा टू सैलरीज, जो भी अमाउंट इस साल मैंने पे किया होगा, जो भी पेमेंट की होगी। ठीक है, तो मैं वैसे अंदाजा ले लेता हूँ, फिर मान लो 62,000 पे कर दिया। ठीक है, ये आपको गिवन होगा कि इस साल टोटल पेमेंट कितनी की है। उस टोटल पेमेंट में से ये जो पेड इन करंट ईयर है ये कौन से साल के लिए पे किया हुआ है? फॉर लास्ट ईयर। और क्यों पे किया है? क्योंकि वो आउटस्टैंडिंग थी पिछले साल की, बस। तो लेस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, यानी साल शुरू हो जब हुआ है उसी टाइम आपके 4,000 पिछले साल के नजर आ रहे थे, जो आपने इस साल पे कर दिया। तो भैया उसको निकाल के बाकी पेमेंट जो है वो करंट ईयर के लिए होगी ना, तो बाकी जो बचेगा वो करंट ईयर की फिगर बन जाएगी। यानी इस साल जो मैंने पेमेंट कर रही है ना, इस साल टोटल पेड है 62,000, जिसमें से आपको बताया जा रहा है कि 4,000 तो पिछले साल के हैं, तो 4,000 माइनस करो, तो बाकी जो 58,000 है वही करंट ईयर के फिगर होगी ना, करंट ईयर की फिगर, बस वही आपको निकालनी है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जो ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग थी वो मैंने माइनस कर देनी है। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग समझ आ गई? आओ जी लिखो फिर इसको।
ये हमने लिखा ही हुआ है, लेस आउट एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर। तो बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर के लिए ब्रैकेट में लिख सकते हैं ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, या मैं एक और वर्ड लिख लेता हूँ इसके लिए। कई बार आपको भाई सेंटेंस अलग अलग लिखा होगा ना, तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो इसमें लिख देते हैं आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर। तो वही मतलब हो गया, प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग करंट ईयर की ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बन जाएगी। ठीक है जी, तो आप इसको लेस कर दोगे, इसको ब्रैकेट लगा देते हैं। उसके बाद एक और लेस वाली फिगर लिख लो, लेस वाली फिगर। हाँ जी, तो इसमें आप लिखें एक्सपेंस पेड इन एडवांस, या इसको ऐसे कर देते हैं एक्सपेंस पेड इन करंट ईयर, expense paid in current year as advance for next year, as advance for next year। तो ये तो वैसे सिंपल समझ आ रहा है कि करंट ईयर में आपने एक्स्ट्रा पेमेंट कर दी है, कौन से साल की, अगले साल से रिलेटेड। तो पेड इन करंट ईयर फॉर द नेक्स्ट ईयर। और पेड फिगर कितनी है, तो पेड फिगर तो हमारी ये है, ये जो ऊपर वाला बेस है ये पेड फिगर है, इस साल जो टोटल पेमेंट की है। और इसके अंदर नेक्स्ट ईयर की एक फिगर इंक्लूडेड है, जो पेमेंट करी है हमने अगले साल की। तो ना तो मुझे अगले साल की फिगर कुछ चाहिए और ना ही पिछले साल की। अब इसमें अगले साल की इसके अंदर इंक्लूडेड है, इसके अंदर इंक्लूडेड है नेक्स्ट ईयर की एक फिगर। मैं क्या करूं सर, माइनस कर दो उसको। तो वही कर रहा हूँ। ठीक है, इसका ग्राफ बनाऊं, वैसे ज़रूरत नहीं लग रही। तो इसका सिंपल मतलब ये है कि इस साल जो पेमेंट हुई है अगले साल की कुछ सैलरी, तो मान लो, चलो हल्का सा यहाँ लिख लेते हैं कि अगले साल की, मान लो एक एम्प्लॉई है और उसकी अप्रैल की सैलरी मैंने यहीं पे पेमेंट कर दी है, यहाँ पे कर दिया इस साल में। तो उसको क्या बोला जाएगा, पेड इन करंट ईयर फॉर द नेक्स्ट ईयर। और ऑब्वियस है अगर फ्यूचर के लिए हम पे करते हैं तो उसको एडवांस बोला जाता है। ठीक है ना, एडवांस बोला जाता है। अब ये एडवांस कौन सी डेट का होगा, एडवांस कौन सी डेट का होगा, तो इस एडवांस की डेट मैं लिखूंगा 31 मार्च 2023। मैं अपनी बैलेंस शीट में नोट कर लूंगा ना इस डेट को, इस डेट को नोट कर लूंगा कि कुछ सैलरी मेरी प्रीपेड है, कुछ मैंने एडवांस दे रखा है। ठीक है, उन नेक्स्ट ईयर के लिए ऑब्वियस है होगा। तो मैं इसको बोलूंगा क्लोजिंग प्रीपेड, क्योंकि करंट ईयर के एंड में मेरे पास कुछ एडवांस सैलरी मैंने पे कर रखी है एट द एंड ऑफ करंट ईयर। इसकी लैंग्वेज समझने के लिए लिख सकते हैं प्रीपेड एट एंड ऑफ करंट ईयर। या एक और वर्ड इसमें, वो तो सिंपल है, फिर आप लिख लो क्लोथिंग प्रीपेड। तो जो क्लोथिंग प्रीपेड होगा ये साल खत्म होने पे जो प्रीपेड है वो ऑब्वियस है नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर का एडवांस है, हमने माइनस कर देना। बस एक लास्ट ऐड, बस सर ये तो हमें पहले ही पता चल रहा है कि अब आप लिखेंगे ओपनिंग प्रीपेड। चलो मैं वही पहले लिख देता हूँ फिर अगली लाइन में, ओपनिंग प्रीपेड। ठीक है जी,
लाओ पहले हल्का सा नहीं इसको समझ लेते हैं, क्योंकि इसमें बच्चों से गलती हो जाती है कई बार। तो आओ जी एक फ्रेश चार्ट बनाते हैं। ये मेरा करंट ईयर 22-23, दिस इज नेक्स्ट ईयर, और ये हो गया आपका प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर 2021 एंड 22। ठीक है जी। ओके, तो बच्चों यहाँ पर कहानी समझते हैं कि मेरे पास एक एम्प्लॉय है, ऑर्गेनाइजेशन के पास मान लो एक एम्प्लॉय है और उसकी सैलरी है 4,000 रुपये। ठीक है। अब ये जो एम्प्लॉय है ना, ये क्या करता है, ये काम तो बहुत अच्छा करता है मगर थोड़ा सा तंग करता है। ये हमेशा ना एडवांस मांगता रहता है बस। ठीक है। तो और मैं दे भी देता हूँ, क्योंकि काम बहुत अच्छा करता है, एक्सपीरियंस है, बहुत पुराना एम्प्लॉय है, तो मैं इसको एडवांस वगैरह दे देता हूँ। तो इस बार क्या हुआ, प्रीवियस ईयर की बात है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये मार्च तक की सारी सैलरी अपनी ले गया। पूरी सैलरी इसने 4,000 के हिसाब से मेरे से ले ली। ठीक है। और जैसे ही साल खत्म होने वाला था, जैसे ही साल खत्म होने वाला था, मार्च की सैलरी जब ये लेने आया ना मेरे पास, आखिरी महीने में, यहाँ पे ये आखिरी महीने मार्च में, ये 4,000 मैंने इसको सैलरी जो दी मार्च की, तो साथ ही ये कहता है कि सर मुझे थोड़ा सा एडवांस दे दो, मुझे अगले महीने की सैलरी, अप्रैल की सैलरी भी अभी दे दो। मैंने कहा अभी तो अप्रैल आया भी नहीं है। ठीक है। मगर वो एडवांस मांग रहा है और मुझे पता है वो थोड़ा सा पैसे मांगता है, तो मैंने क्या किया, अप्रैल की सैलरी उसको अभी पे कर दी। तो अप्रैल के जो 4,000 हैं वो मैंने उसको यहीं पे कर दिए, यानी कि पिछले साल की मार्च में मैंने उसको 4,000 एक्स्ट्रा पे कर दिए। ठीक है। तो अब इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी। तो बच्चों जो पिछले साल कहानी हुई है कि मार्च की सैलरी के साथ अप्रैल की सैलरी भी ले गया, तो मार्च की सैलरी तो उसको देनी थी, वो तो पेड हो गई खत्म, तो वो तो कोई आउटस्टैंडिंग थी, वो उसको हटा देता। इसको तो मैंने पे करना ही था। मैं नोट करूंगा कि ये जो एक्स्ट्रा 4,000 जो अप्रैल के लिए वो ले गया है, तो जब मेरा साल पिछला खत्म हुआ होगा मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा प्रीपेड। और कौन सी डेट पे, इसकी डेट बन जाएगी 31 मार्च 2022। ठीक है। यानी पिछले साल की एंडिंग डेट, क्लोजिंग डेट। पिछले साल की क्लोजिंग पे मैंने कुछ एडवांस पे कर दिया। अब ये जो क्लोजिंग डेट का एडवांस था, वो मेरा ओपनिंग, अगले साल की ओपनिंग एडवांस होगा या नहीं। अगले साल की 1 अप्रैल 2022 को यही प्रीपेड, मैं इसको क्या लिखूंगा, मैं लिख दूंगा प्रीपेड एट बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर, 4,000 रुपये। पहले तो ये हो गया कि पिछले साल का क्लोजिंग जो प्रीपेड है वो इस साल का ओपनिंग प्रीपेड हो जाएगा। चलो ठीक है। अब इसको करना क्या है, तो बच्चों जब मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाऊंगा, उसमें मुझे पता है करंट ईयर की पूरी फिगर चाहिए। अब ये जो एम्प्लॉय है, इसको करंट ईयर की बात करते हैं, इसका करंट ईयर का क्या हिसाब होगा, करंट ईयर में इस एम्प्लॉय की सैलरी का क्या हिसाब है। तो बच्चों 4,000 की सैलरी जो इसकी थी ना, अप्रैल की सैलरी, ये तो मुझसे पहले ले गया था। तो मैंने इस साल इसको कितनी सैलरी पे की होगी, बाकी बचे हुए पीरियड की सैलरी करंट ईयर में पे कर दी होगी इसको। ये जो बाकी बचा हुआ पीरियड है, मई से लेके मार्च तक का सैलरी इसको पे कर दी होगी। कितनी सैलरी पे की होगी फिर, 4,000 के हिसाब से 11 महीने की सैलरी मुझसे बाद में ले गया। ठीक है ना, यानी 44,000 मैंने इसको पे कर दिया। तो अब मैं लिखूं इसको पी एंड एल, इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, तो यहाँ पर आएगा टू सैलरीज
मान लो एक ही एम्प्लॉई है और इस एम्प्लॉई को 44,000 तो मैंने इस साल पे किया, मगर उसकी सैलरी जो है वो तो 4,000 के हिसाब से 48,000 बननी चाहिए। अगर पर मंथ की सैलरी मुझे गिवन है और मैं उसके हिसाब से देख जोड़ के देखूं, तो सर इस साल पेमेंट जो हुई है वो तो ये है, और ये जो अमाउंट है उसका, ये जो 4,000 है, ये इस साल नहीं पेड हुआ। ये कब पेड हुआ? ये तो पहले पेड हो गया था, ये तो यहाँ पे पेड हो चुका था ऑलरेडी, पहले पे कर दिया। तो यानी इस साल पेमेंट जो हुई है, ये जो पेड हुआ है 44,000, इसके अंदर ये अप्रैल इंक्लूडेड नहीं है। ये अप्रैल का अमाउंट इंक्लूडेड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पेड ही नहीं किया, वो इस साल पे नहीं किया, वो तो पहले ही पे कर दिया था। तो मुझे चाहिए इस साल की टोटल सैलरी, बताओ जल्दी से कैसे आएगी। तो 44,000 आप 11 महीने की जो बाकी पे कर चुके हो, इसमें 4,000 करंट ईयर से रिलेटेड है। करंट ईयर की फिगर है ना, चाहे पहले पे कर दी है, मगर है तो खर्चा तो इसी साल का है, तो इस साल का खर्चा फिर मैं ऐड कर दूंगा 4,000। ये अमाउंट इधर आके ऐड हो जाएगा। इसको प्रीपेड ही बोलोगे, मगर कौन सा प्रीपेड? इसको बोला जाएगा बिगिनिंग वाला प्रीपेड, यानी ओपनिंग प्रीपेड। तो ये प्रीपेड है जो मैंने पिछले साल पे किया था करंट ईयर की फिगर के लिए, करंट ईयर के अमाउंट के लिए। ठीक है, आ जाओ भाई, नोट करें इसको। एक्सपेंसेस पेड इन प्रीवियस ईयर एज एडवांस, और कौन से साल के लिए एडवांस दिया? एज एडवांस फॉर करंट ईयर। पिछले साल पे किया करंट ईयर के लिए, तो करंट ईयर की फिगर है, तो इसलिए आपको प्लस कर देनी चाहिए। ठीक है, और इसको आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में एक और, प्रीपेड एट बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर। आपको डेट्स दी होंगी ना कई बार, तो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो आपको बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर की डेट पे अगर प्रीपेड बोला हुआ है, इसका मतलब वो आपने पहले ही दे दिया था, पिछले साल एडवांस दिया हुआ है। और पिछले साल जो एडवांस दिया होगा, वो एडवांस वो कौन से साल की सैलरी मैंने पे की होगी? ऑब्वियस है, मैंने एडवांस जो दिया होता है फ्यूचर के लिए दिया होता है, तो करंट ईयर का मैंने पहले दे दिया। चलो, तो ये आपका एक्सपेंस हमने निकालना है, आउटस्टैंड एक्सपेंस फॉर करंट ईयर। इसको आप कर लेंगे प्लस और माइनस, जो भी आएगा तो लास्ट में लिख देते हैं फिर इसका आंसर भी। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं एक्सपेंस, एक्सपेंस की जगह पे नाम आ जाएगा, सैलरीज या रेंट जो भी है। एक्सपेंस टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसको एक और नाम बोल सकते हैं, एक्सपेंस फॉर द करंट ईयर। मतलब ये करंट ईयर की फिगर है टोटल, जो डेबिट होती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है जी। आओ जी, इसके बाद इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। हाँ जी बच्चों, एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल वन, तो इसमें बोल रहा है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, सैलरीज पेड अमाउंटेड टू 96,000। तो आपको सैलरीज का अमाउंट गिवन है जो पेमेंट कर रखी है टोटल। कह रहे ascertain the amount to be debited to income and expenditure account for the year ended 31st March 23 from the following information।
तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो आपको निकालना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना अमाउंट डेबिट होगा। तो आज छोटा सा ग्राफ बना लेते हैं, टेबल बना लेते हैं। तो सबसे पहले बेस क्या होता है? बेस होता है टोटल अमाउंट पेड। तो आप लिखेंगे टोटल सैलरीज पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो टोटल पेमेंट ऑफ सैलरी आपको गिवन है 96,000। ठीक है, उसके बाद या तो आप अपनी इक्वेशंस पहले लिख सकते हो, फिर प्लेस कर लो, या आपको जैसे भी फिगर्स गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप प्लस माइनस कर लो। तो आओ जी समझते हैं। तो पहला पॉइंट कह रहा है सैलरीज आउटस्टैंडिंग है कौन सी डेट पे? 31 मार्च 2023। तो बच्चों जो ईयर है वो बनाने के लिए आप अपने माइंड में ऐसे कर सकते हैं कि करंट ईयर पहले कौन सा है वो लिख लियो। वो आपने लिख लिया 2022-23 आपका करंट ईयर है, और प्रीवियस ईयर है 2021-22, ये बन जाएगा प्रीवियस ईयर। और नेक्स्ट ईयर ऑब्वियस है वो बन जाएगा 2023-24। ठीक है, ये नेक्स्ट ईयर हो गया प्रीवियस। तो अब आपको बोल रहा है सैलरी आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 2023। तो बच्चों 31 मार्च 2023 इस डेट पे आएगी, इस ईयर करंट ईयर की 31 मार्च 23 ये डेट है। तो इस डेट पे आउटस्टैंडिंग आपको नजर आ रही है 12,000 रुपये। ठीक है, तो लिखो फिर एड सैलरीज आउटस्टैंडिंग एट एंड ऑफ करंट ईयर, या एट एंड आ गया तो डेट आपको गिवन ही है, ये हो जाएगी आपकी क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग एट द एंड 12,000 रुपये। तो ये आप प्लस करते हैं। उसके बाद आपको गिवन है सैलरीज आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2022। तो इसका मतलब ये सैलरी मेरी जो है 31 मार्च 22 यानी इस डेट की सैलरी है 31 मार्च 2022, और ये पिछले साल की क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, क्लोजिंग डेट की आउटस्टैंडिंग। तो पिछले साल की आउटस्टैंडिंग मेरी करंट ईयर की ओपनिंग आउटस्टैंडिंग पहले तो बन जाएगी, और पिछले साल का जो पैसा होता है वो मैं इस साल पे जरूर करूंगा, तो पेमेंट में इंक्लूड होगा, मगर वो लास्ट ईयर से रिलेटेड है। ये ओपनिंग हो गया, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर की ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। क्यों? क्योंकि पिछले साल आउटस्टैंडिंग था। तो लिखो जी लेस सैलरीज आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग 8,000 रुपये। ठीक है जी, चलो पहले दो हो गए। उसके बाद प्रीपेड की बात कर रहा है। प्रीपेड, प्रीपेड एज एट 31 मार्च 2023, यानी ये जो प्रीपेड है ये आपका करंट ईयर के क्लोजिंग डेट का प्रीपेड है। सॉरी, तो क्लोजिंग डेट पे प्रीपेड आपने ये जो पैसा एडवांस दिया हुआ है ये कौन से पीरियड के लिए दिया होगा? 10,000 पे आपका इस डेट पे प्रीपेड नजर आ रहा है, तो इसको बोला तो जाएगा क्लोजिंग प्रीपेड। कौन से पीरियड के लिए दिया होगा? ऑब्वियस है अगले पीरियड के लिए आपने एडवांस पे किया होगा, नेक्स्ट ईयर के लिए, नेक्स्ट पीरियड के लिए। तो नेक्स्ट पीरियड की फिगर आपने यहीं पे कर दी, करंट ईयर में माइनस कर दो, लेस प्रीपेड एट एंड, यानी क्लोजिंग प्रीपेड, ब्रैकेट में लिख सकते हो क्लोजिंग प्रीपेड 10,000, लेस हो गया। इसके बाद आपको गिवन है प्रीपेड सैलरीज एज एट 31 मार्च 2022, यानी लास्ट ईयर की क्लोजिंग डेट पे।
यहाँ पर 31 मार्च 22 को आपने कुछ एडवांस पे कर रखा है, प्रीपेड सैलरी। तो ये जो एडवांस होगा ये कौन से पीरियड का होगा? ये ऑब्वियस है, आपने करंट ईयर का कुछ एडवांस, जब मान लो अप्रैल का कुछ एडवांस यहाँ पे कर दिया। ठीक है, तो करंट ईयर का कुछ एडवांस, जो कुछ अमाउंट आपने पहले ही पे कर दिया, तो आप उसको ऐड कर दो। तो ऐड प्रीपेड सैलरीज एट बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर, जिसको बोला जाएगा ओपनिंग प्रीपेड। ठीक है, बस आपको ये लॉजिक क्लियर करना है अपने माइंड में कि ये प्लस हो रहा है तो क्यों हो रहा है, माइनस हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो लॉजिक बच्चों यही होता है, एक्रूअल बेसिस का कंसेप्ट कहता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की फिगर चाहिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। ठीक है, मुझे पेड फिगर नहीं चाहिए, मुझे करंट ईयर से रिलेटेड, चाहे वो इस साल पे किया है, चाहे वो इस साल की फिगर पहले ही पे कर दी है, तो मुझे वो सारी फिगर चाहिए। या जैसे ये क्लोथिंग आउटस्टैंडिंग हमने लिखा था, तो क्लोथिंग आउटस्टैंडिंग अगर आपको गिवन है और वो इस साल थोड़ा ना पेड हुई, वो कब पेड होगी, वो तो अगले साल पे करोगे आप। मगर खर्चा इसी साल का माना जाता है, क्यों? क्योंकि अप्रूवल कंसेप्ट यही बोलता है कि पेमेंट चाहे जो से मर्जी ईयर में आप कर रहे हो, करंट ईयर की फिगर आपने इसी साल के खर्चों में दिखानी है। ठीक है, तो 5,000 पे ये ऐड हो गया, बस ये आपका आंसर आ जाएगा। तो सैलरीज टू बी डेबिटेड, अमाउंट निकाल दो, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। हाँ जी, 95,000 प्लस माइनस करके जो भी अमाउंट आए, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जब आप बनाएंगे तो यहाँ पर टू सैलरीज में लिखा जाएगा 95,000, जबकि पेमेंट कितनी हुई थी, पेमेंट हुई थी 96,000। ये बात, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आप लिखो। मान लो बाई चांस आपसे पूछा जाए कि रिसिप्ट एंड पेमेंट की फिगर बताओ, आपको ये फिगर गिवन, ये बता देंगे 95,000। एमसीक्यू क्वेश्चन में आपको 95,000 ये बता देंगे कि डेबिटेड है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 95, और बाकी ये बाकी डिटेल आपको वैसे ही दे देंगे, और आपको बोलेंगे कैलकुलेट द अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग, सॉरी पेड ड्यूरिंग द ईयर। ये जो पेमेंट वाला अमाउंट है ये आपको निकालने के लिए बोला जाएगा। तो फिर क्या करोगे? तो बस उसमें यही चार्ट आपने रिवर्स कर देना है। ठीक है ना? तो आपको ये 96,000 वाली फिगर कैसे मिलेगी? ये 95,000 आपको गिवन होगी, ये जो साइन है इन सबके आप रिवर्स कर देना। ठीक है ना, 95 में अगर ये सारी ऑपोजिट कर दूंगा मैं, तो 96 की फिगर आ जाएगी। तो आपको इसी में ही लिख देता हूँ कैसे आप शो करोगे। तो आपको ये चीज मांग रहा है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में बाय सैलरीज। तो आपको ये पता है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो हम टोटल पेमेंट लिखते हैं, जितना अमाउंट पे किया गया है, पेड। ठीक है, चाहे वो करंट ईयर का हो, चाहे वो लास्ट ईयर का हो, चाहे नेक्स्ट ईयर का, टोटल पेमेंट कितनी हो रही है वो लिखनी होती है। ठीक है, चलो, तो फिलहाल तो हम कर रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाले, ये फिगर्स लिखी हैं। एक क्वेश्चन और करो जल्दी से आप, एग्जाम्पल 2, जल्दी जल्दी करो।
हाँ जी बच्चों, हो गया। आओ भी चेक कर लो जल्दी से। तो सबसे पहले पेड फिगर 15,000 रुपये, उसके बाद हमें गिवन है रेंट ड्यू। ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग फॉर 22-23। तो मुझे देखना है पहले मेरा करंट ईयर कौन सा है। तो करंट ईयर मेरा बात कर रहा है 2022-23, और पिछला साल हो जाता है फिर 21-22, और नेक्स्ट ईयर आप बना दो फिर 23-24। ठीक है, आओ जी अब समझ आएगा। तो वो कह रहा है रेंट ड्यू फॉर 22 एंड 23, यानी करंट ईयर का रेंट आउटस्टैंडिंग। तो जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है वो ऑब्वियस है इस साल की क्लोजिंग डेट पे मेरा आउटस्टैंडिंग नजर आएगा। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग लिख दो इसको, ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है। और ये आप प्लस कर देंगे क्योंकि ये इस साल का आउटस्टैंडिंग है, पैसे नहीं दिए अभी, रेंट है। और कह रहा है रेंट ड्यू फॉर द ईयर 21-2, तो पिछले साल का कुछ रेंट है, वो ड्यू है 1,000 रुपये। ये ड्यू था, आउटस्टैंडिंग था। तो ये कब पे किया होगा, ये ऑब्वियस है इस साल पे कर दिया होगा। मगर मुझे इस साल की फिगर में वो नहीं चाहिए, पेड फिगर 15,000 में ये 1,000 रुपये पिछले साल के पेमेंट की हुई है, पिछले साल की पेमेंट है। तो पिछले साल की पेमेंट है तो मैं माइनस कर देता हूँ। 15,000 की टोटल पेमेंट हुई है, उसमें से 1,000 पिछले साल के, क्यों पिछले साल आउटस्टैंडिंग था। ठीक है जी, ये हो गया ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। आगे क्या कह रहा है, रेंट पेड इन एडवांस ड्यूरिंग 21-22। पे कब किया है, कौन से साल में पे किया है। सर पे किया है प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर में। तो पिछले साल पे किया है, यानी यहाँ पर पे किया है कुछ एडवांस, प्रीपेड। तो ये तो ओपनिंग प्रीपेड माना जाएगा। और लिखा भी हुआ है आगे किस साल के लिए, फॉर 2022 एंड 23, यानी प्रीपेड इस साल के लिए पेमेंट कर दिया है। ठीक है, तो इस साल की पेमेंट, करंट ईयर की पेमेंट आपने पहले ही कर दी है, तो ऐड कर दो। ऐड कर दो, ये बन गया आपका ओपनिंग एडवांस। ओपनिंग एडवांस प्लस किया जाएगा 3,000 रुपये। ठीक है, चलो अगला देखें। कह रहे रेंट पेड इन एडवांस फॉर 23 एंड 24। अब ये 23-24 कौन सा साल है, ये तो नेक्स्ट ईयर है, ये तो नेक्स्ट ईयर है। तो नेक्स्ट ईयर की पेमेंट आपने इसी साल पे कर दिया। सर ये तो लिखा ही नहीं है कि पे कब किया। अरे भैया, पे नहीं बताया हुआ, मगर ये तो बोल दिया ना एडवांस पे किया है। तो आप ये बताओ कि एक नेक्स्ट ईयर की फिगर है और वो आपको बता रहा है कि एडवांस दी हुई है, तो कब एडवांस दी होगी। एडवांस तो आप पहले ही देते हो ना, तो पहले कब दिया होगा। तो नेक्स्ट ईयर का एडवांस आपने ऑब्वियस है इस साल दिया होगा। ठीक है ना, नेक्स्ट ईयर का अमाउंट मैं नेक्स्ट ईयर में पे करूंगा तो उसको एडवांस होना बोला जाएगा। एडवांस सब बोला जाता है जब आप फ्यूचर की फिगर को पहले पे करते हो। तो करंट ईयर में पे किया गया है नेक्स्ट ईयर के लिए 2,000 रुपये। ठीक है, तो 2,000 नेक्स्ट ईयर की फिगर है, माइनस कर दो क्लोथिंग एडवांस। ठीक है जी, क्लोथिंग एडवांस प्लस माइनस करके आपका आंसर रेंट टू बी डेबिटेड, डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, जो भी आएगा लिख दो। 19,000 मेरे ख्याल से आ रहा है, ये अमाउंट आप लिख दो बस। ठीक है जी, चलो इसके बाद कुछ और सिंपल से, ये एमसीक्यू में इस तरीके के क्वेश्चन फिगर्स आपको गिवन होंगी, तो आपको वही निकालना है, अमाउंट ऑफ सैलरीज टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सैलरी ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस फॉर द ईयर। तो इस साल का खर्चा, वही जितना खर्चा होगा वो पी एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट करोगे। तो कर लो भी जल्दी से, बना लो। तो ये बच्चों अपने आंसर मैच कर लो।
ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इनकम से रिलेटेड और कुछ बड़े क्वेश्चंस वो प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो तब तक ये वाली जो इक्वेशन है वो अपने थोड़ी सी याद कर लो, समझ लो। ठीक है जी, चलो।